जानना चाह रहे हैं कि आखिर कोर्ट का निर्णय क्या होगा। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए कई सारे लोग हैं, लेकिन शुरू करेंगे हम लोग रमांशु सर से। गुरुजी क्या लग रहा है, क्या होगा? दरअसल क्या है कि ये बार बार प्रश्न उठ रहा है कि रिजर्व हो गया है। रिजर्व का कारण सब लोग जान जाए थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरी लगभग 2 दिन की सुनवाई और एक दिन 7 मार्च की सुनवाई को कंप्लीट कर लिया। और जज साहब ने 6 केस में, 1 PIL और 5 रेट में पूरी सुनवाई उन्होंने कंप्लीट कर ली। लेकिन सुनवाई के साथ साथ जब लास्ट डे था तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है रिटन सबमिशन जो समरी है हमें दे दीजिए, ताकि हम एक प्रॉपर, क्योंकि उनको पूरा जजमेंट लिखवाना है और जजमेंट कोई छोटा मोटा जजमेंट 2 दिन के केस का जजमेंट जो है वो 10 मिनट 5 मिनट नहीं होगा। बहुत सारे एविडेंस हमने दे रखे हैं, बहुत सारे केस हमने कोट कर रखे हैं, तो उनको समरी करके हम लोग को देना और प्लस उसके आधार पर उनको डिसीजन देना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगता है, इसीलिए इसको सुरक्षित रखा गया। तो हम लोगों ने पूरा अपना काम कल जो है कंप्लीट कर लिया। सारे के सारे केस में सारे समरी दे दिए गए और अब जज साहब का कार्य शुरू हो गया होगा। मुझे लगता है जल्दी ही एक अच्छा फैसला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार 2 दिनों तक कंटिन्यूअसली सुनवाई चलती है, लोग अब भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने भी देखा था कि दोनों दिन आप कोर्ट में मौजूद थे। क्या कुछ अंदर में हुआ, थोड़ा सा तफसील के साथ बताइए। देखिए क्या है कि हम लोग की 2 स्पेशल मांगे हैं, उसमें एक तो री एग्जाम की मांगे, पूरा री एग्जाम होना चाहिए और दूसरा एक पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये तो हम लोग की मांग थी। लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार SOP का ब्रीच हुआ है और हर जगह SOP का ब्रीच हुआ है, जिस प्रकार चेयरमैन साहब अपनी बातों को कह के कई बार पलटे हैं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं अदर लोग द्वारा, वो रॉन्ग और फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं, फॉल्स जो है डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उन सब पे सारी की सारी चर्चा हुई। क्योंकि ये जो हम लोग का BPSC परीक्षा पेपर का जो लीक था, साथ ही SOP का ब्रीच था और साथ ही साथ उसके बाद जो सारी कार्रवाइयां हुई है कोई भी लीगली सही नहीं हुई। तो इसलिए हम लोगों ने सारे पक्षों को रखा। जिस प्रकार क्वेश्चंस गलत आए, क्वेश्चंस गलत थे, उसके बाद आंसर भी गलत आए और एक संयोगवश लोग कहते हैं कि जो 4 क्वेश्चन की गलती 13 में होती है, 13 दिसंबर वाले में, तो 4 क्वेश्चन की गलती जो है 4 जनवरी में भी हो जाती है। ये बड़ा कोइंसिडेंस है। ये इत्तेफाक ही तो पूरे इत्तेफाक पे ये जो सारा जो है BPSC ने काम किया है। और सबसे बड़ी चीज कि हमने जो बात रखी थी कि साहब जो ये 4 दिसंबर के बच्चों को जो फायदा मिला है और कितना 13 दिसंबर के बच्चों का नुकसान हुआ, उसमें ऐसी छोटी बारीकी पॉइंट का डिस्कशन हुआ और वहां प्रूफ भी हो रहा था कि 13 दिसंबर को जो बच्चे बाबू परीक्षा परिसर में अनुपस्थित थे उनका भी एडमिट कार्ड जारी किया गया 4 तारीख वाला। अगर 4 तारीख में उनको बेनिफिट मिला तो बाकी सारे अदर सेंटर में जो एब्सेंट थे उनको क्यों नहीं मिला? और ये सब सबमिट हुआ है, सभी डॉक्यूमेंट्स गए हैं, सारे के सारे एक डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं। क्वेश्चंस ऐसे गलत करना जो संभव ही नहीं है, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, तो उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। जिस प्रकार 4 के बच्चों का 19.6 रिजल्ट आया है, तो ये फिर डिस्कशन हुआ, तो जज साहब ने अपनी बात कही कि साहब दिल्ली में तो रिजल्ट ज्यादा होता है, तो फिर हम लोगों ने सबमिशन रखा कि साहब पटना में टोटल 65 सेंटर थे इंक्लूडिंग बाबू परीक्षा परिसर, 65 सेंटर, उसमें एक सेंटर था बाबू परीक्षा परिसर। उस बापू परीक्षा परिषद को जो 22 सेंटर में बांटा गया तो 22 सेंटर का रिजल्ट आया 19.6 और बाकी जो 64 है उसका रिजल्ट लगभग 6% के आसपास ही था। यानी अगर पटना की बात करते हैं तो पटना में और भी तो 19.6 होना चाहिए और ये जो 19.6 रिजल्ट आया 4 तारीख का, ये कुल मिला के जो 22 सेंटर में डिवीजन किया गया उसमें अगर उसमें देखा जाए तो हर का तो 19.6 नहीं होगा, किसी का हो सकता है 15 हो तो किसी का हो सकता है 20 या 30% भी हो। यानी एक क्लास में हर 10 में से जो है 3 सेलेक्ट हो रहा है, ये संभव ही नहीं है। कितना भी क्यों संभव नहीं है कि इन्हीं बच्चों को माननीय चेयरमैन साहब ने उपद्रवी कहा, इन्हीं बच्चों को नॉन सीरियस कहा गया और वो नॉन सीरियस बच्चे हर 10 में से 3 सेलेक्ट हो रहे हैं। साहब ये कहां से आ गए? और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, हमें महाझोल है। मुझे तो आश्चर्य ये लग रहा था कि चेयरमैन साहब ने कैसे बिहार के सारे टैलेंटेड बच्चों को एक ही बाबू परीक्षा परिसर में रखवा दिया। ये कौन सी ऐसी गणित थी कि वहां पे रखा जा रहा था? वैसा तो हम लोग को आज तक कोई मशीन मिला ही नहीं कि जिससे छांटा जा सके कि भाई मशीन में कोई सॉफ्टवेयर डाल दें कंप्यूटर में कि वो छांट लिख, जो टैलेंटेड लड़के सब एक साथ बाबू परीक्षा परिसर में जाए। इसमें विवाद हुआ जब दिल्ली और जो पटना वाला विवाद चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब UPSC में क्या होता है ना कि आपको चूज करना होता है सेंटर, यहाँ पे पटना में जो है रेंडमाइज था, नहीं कर सकते थे, तो उससे हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसका कोई जवाब नहीं था। एक बहुत बढ़िया मुद्दा वहां पे डिस्कशन हो रहा था। मुद्दा क्या था कि जब माननीय PK शाही सर और ललित किशोर सर अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि साहब बाहर से कुछ उपद्रवी तत्व आ गए।
कुछ यहाँ पे उपद्रवी तत्व थे, जी जी जिन्होंने ये काम करने की कोशिश की। वेरी गुड। तो माननीय जो है जज साहब ने कहा कि आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी और वो उपद्रवी तत्व आके काम करके और आप कुछ नहीं कर पाए। कहा ये कौन लोग थे? कहा ये कुछ कोचिंग वाले लोग थे। अच्छा, कोचिंग वाले लोग ऐसा किए? तो सुना है कि कोचिंग वालों को आपने बुला के 2 बार मीटिंग भी की है। बिल्कुल, इसका भी जिक्र ठीक है, जी। और ये किस कानून के तहत हुआ है? ये सारा का सारा वहाँ डिस्कस हो रहा था। तो इसका जवाब बीपीएससी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इसकी जवाब है ही नहीं तो देगा कहाँ? ना रिटेन में ना यानी जवाब। कि आप ये कह रहे हैं कि बीपीएससी ने वहाँ पर इस सवाल पर चुप्पी साध ली? कई मैक्सिमम प्रश्न पे उन्होंने चुप्पी साधी है। मैक्सिमम प्रश्न पर चुप्पी साध ली है बिल्कुल, बीपीएससी ने। यानी कि क्या फंस गया है गुरुजी बीपीएससी? देखिए पूरी तरह से फंसा हुआ है, प्रशासन भी फंसा हुआ, बीपीएससी भी फंसा हुआ, और ये सब लाइव हो रहा था। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए थे, ये लाइव हर जगह जो है मोबाइल में चल रहा था। बच्चे लोग देख रहे थे, सारे लॉयर्स बैठे बैठे देख रहे थे कि क्या वहाँ पे हो रहा है। और बीपीएससी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, अब देखिए एक छोटा सा इशू और आपको बता दें, राम इकबाल सिंह इन्विजिलेटर जिनकी मृत्यु होती है, डीएम की रिपोर्ट आता है, बगल में हॉस्पिटल सेम बाउंड्री से सटा हुआ हॉस्पिटल है, वो देता है कि साहब 11 बजे वो मृत्यु हो गया हमारे पास 11 बजे, और डीएम की रिपोर्ट आती है क्या 12:30 पौने 1 बजे। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? ये कंट्राडिक्शन कैसे हो सकता है? हम आपके पास भी आएंगे। देखिए जोरदार बहस चली है, क्या लगता है फैसला किसके हक में आएगा? फैसला हम लोग की हक में आएगा। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है। कहीं पर फंसे नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग कहीं भी फंसे। कई सारे ऐसे वाइटल इश्यूज होते हैं जो संवैधानिक मूल्यों को सरासर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आर्टिकल 40-16 की बात तो चलिए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का भी वायलेशन हुआ है। राइट टू फेयर प्रोसीजर। फेयर प्रोसीजर क्या कहता है कि भाई साहब जो भी रिजल्ट पब्लिश हो वो फेयर प्रोसेस होना चाहिए, उसमें कोई प्रोसीजरल फ्लॉ नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात सर ने कही कि आखिर वो क्या हुआ था कि 90.6% रिजल्ट आया, वो बच्चे हमारे ही हैं दोनों जगह, 4 वाले 13 वाले के, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो प्रोसीजर फ्लॉड। ठीक है, जैसा कि अभी आपने कहा कि हम कहीं नहीं फंसे, तो जरा ये तो बताइए कि बीपीएससी कहाँ फंसा? सबसे पहली बात तो बीपीएससी इस मुद्दे में बीपीएससी पास कोई जवाब नहीं कि अपने रिजल्ट किस मेथोडोलॉजी से पब्लिश किया। अच्छा, हाँ, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का भी सवाल उठा था। सवाल नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा ये उठा कि ये प्रश्न मैं नहीं उठाया था वहाँ पे कोर्ट के अंदर में कि बीपीएससी के पास कोई मेथड ही नहीं है जिस मेथड के थ्रू ये दोनों का रिजल्ट पब्लिश कर सके। क्योंकि आपको एक बात बता दें, नॉर्मलाइजेशन एक मैथमेटिकल फार्मूला है, और ये मैथमेटिकल फार्मूला तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब उसके कुछ प्री कंडीशंस मीट करें। कुछ प्री कंडीशन में पहला प्री कंडीशन है कि दोनों सेट का जो नंबर है इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए लगभग। ठीक है, तो एक तरफ 3,30,000 एक तरफ 6,000 बच्चे कि नॉर्मलाइजेशन लग ही नहीं सकता मैथमेटिकली। वही मैंने रिसर्च पेपर वहाँ कोर्ट में सबमिट किया था जी। हाँ। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पे हम लोग के जो सबमिशन ये है कि इस पर्टिकुलर ठीक है, ना कोई फॉर्मूला था, हाँ। वैसे नहीं सिर्फ एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 2, जहाँ बीपीएससी ने साफ झूठ बोला है कोर्ट में। बीपीएससी ने झूठ बोला है, वो भी कोर्ट के भीतर हाँ, झूठ बिल्कुल बोला है? लाइव हमारे पास। अच्छा। जज साहब ने पूछा कि क्या आपने वर्ड बाय वर्ड एसओपी फॉलो किया है? बीपीएससी को द स्टेट वकील टीके शाही बोलते हैं कि हाँ वर्ड बाय वर्ड हमने किया है। ठीक ये है। ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि नहीं हुआ है, तभी तो बापू परीक्षा परिषद में गड़बड़ियां हुई। बापू परीक्षा परिषद में सबसे बेसिक फ्लॉ बिल्कुल। कि जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर उसमें 12 के गुणक नहीं होना चाहिए, 12 के मल्टीपल होना चाहिए। और 273 में सेटिंग अरेंजमेंट था, डायरेक्टली एसओपी का वायलेशन है, और उसी के कारण सारा इशू हुआ। सारा इशू इसलिए हुआ, देखिए होता क्या है, किसी भी रूम में 12 मल्टीपल में क्यों होता है कि 12 के सेट क्वेश्चन पेपर है। एक रूम में अगर 48 बच्चे हैं तो 4 बैग यूज होगा, 60 बच्चे हैं तो 5 बैग यूज होगा। अगर 60 के 12 का मल्टीपल नहीं हो जाएगा तो पेपर तो बच जाएगा। फिर क्या होगा? पेपर बच जाएगा। पेपर बच जाएगा। अब वो बचाओ पेपर फिर हंगामा होगा जो हुआ। बचाओ पेपर दूसरे रूम में जाएगा, खुला पैकेट। बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है मैम, इसमें से एक और इशू, अगर आपके पास 10 रूम में है तो सारा पेपर उसी ऑर्डर में आना चाहिए। पहले रूम में पहला रूम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वहाँ से बचेगा दूसरे रूम में आएगा, वहाँ से बचेगा तीसरे रूम में आएगा। ये चेन रिएक्शन बना। यानी कि आप कह रहे हैं कि बीपीएससी तो फंस गया है। राम, हम आपसे भी जानना चाहते हैं